Assalamualaikum students. How are you all? I hope all of you are fine. जैसा कि आपको याद होगा बेटा कि हम क्लास 6 की साइंस की फर्स्ट यूनिट की वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग में हमारा चैप्टर चल रहा है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं पिछली वीडियोस में। तो आज हम फिंगर ब्लैंक्स और एमसीक्यूज कर लेंगे इसमें, ठीक है ना बेटा। तो आज का काम है फिंगर ब्लैंक्स और एमसीक्यूज कर लेना, ओके। ओके बेटा, तो फिंगर ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लैंक है आपके पास, पेरिसेड सेल्स आर मोस्टली फाउंड इन टॉप ऑफ लीव्स, यानी कि ऊपर के हिस्से में पेरिसेड सेल्स। रूट सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, रूट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। फ्लोरिया इज अ सिंगल सेल्ड प्लांट, फ्लोरिया जो है वो सिंगल सेल्ड प्लांट है। नन सेल कैरीज messages around the body. The leaves are the organs of photosynthesis. जो हो गई आपकी 5 इसको अच्छे से अच्छी सी राइटिंग में कॉपी करिएगा। अब आते हैं एमसीक्यूज पे। सबसे पहला एमसीक्यू है आपके पास, the circulatory system moves blood around the body. Digestive, urinary या circulatory इसका आंसर। दूसरा एमसीक्यू है आपका, कोर्स फोकस मूव्स द ऑब्जेक्टिव लेंस अ लॉन्ग वे क्विकली। तो फाइन फोकस, कोर्स फोकस या लेंस, ये माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। माइक्रोस्कोप में होता है कोर्स फोकस, और किस लिए होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस को क्विकली मूव करने के लिए। दूसरा एमसीक्यू है, डायफ्राम वेरीज द अमाउंट ऑफ डैश दैट फॉल्स ऑन द स्लाइड, लिक्विड, लाइट या पार्टिकल्स। तो लाइट आंसर इसका आंसर है। डायफ्राम जो है वो चेक करती है कि कितनी लाइट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, कंट्रोल करती है इस लाइट को। फोर्थ एमसीक्यू है कि मसल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डैश मसल सेल्स, डैश सेल्स, नर्व सेल, थिकन सेल्स या मसल सेल। तो ऑब्वियसली मसल सेल से ही बनते हैं। पांचवा एमसीक्यू है, कंडेंसर लेंस फोकसेस लाइट ऑन टू द डैश। कंडेंसर लेंस किस काम आता है? यहाँ पे लाइट फोकस करने के काम आता है। स्पेसिमेन के बेस पे या लेंस पे, तो आंसर है स्पेसिमेन। ठीक है बेटा, तो काम सही से कॉपी में करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि आपको याद होगा बेटा कि हम फर्स्ट यूनिट की वर्किंग स्टार्ट कर दी थी हमने पिछली क्लास में। हमारा चैप्टर था सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स वाला, और उसमें हमने पहले तो एक्सप्लेनेशन दी थी, फिर हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किया था, और उसी चैप्टर को फिर हम मज़ीद आगे का पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, कि आप लोगों को कॉपी में करेंगे। तो बेटा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेल। सेल्स से ह्यूमन बनाना है, हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स सेल, तो सेल्स के बारे में बताइए भाई कि सेल्स क्या होते हैं। ये है आपको पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डिटेल में। तो बेटा आंसर ऐसे स्टार्ट होगा इसका कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ सेल इज जो उसकी डेफिनेशन आ गई सेल की, मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी आगे।
पहला पार्ट है सेल का, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? इट कंट्रोल्स व्हाट गोज इनटू एंड आउट ऑफ cells in cytoplasm. It is a jelly-like substance which make up most of the cells in both plants and animals. यानी कि साइटोप्लाज्म सबसे बड़ा हिस्सा है सेल्स का, सबसे ज़्यादा यही होता है। फिर है न्यूक्लियस। It contains the substance called DNA. A cell cannot reproduce without it. ठीक है ना, एक सेल से दूसरा सेल नहीं बन सकता बगैर इसके। अब फिर ये आपको पिक्चर है सेल की, इसमें आपको देखिए साइटोप्लाज्म दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, रिबोसोम्स दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में, जो कि है राइट अबाउट सेल्स, राइट अबाउट स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आंसर इसका ये है कि सम एनिमल सेल परफॉर्म्स कॉम्प्लिकेटेड टास्क विद इन द एनिमल्स बॉडी। एनिमल सेल जो है वो बहुत मुश्किल और मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं एनिमल की बॉडी में। सबसे पहली तरह का सेल जो कि एनिमल बॉडी में होता है वो है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल किस लिए होते हैं? दे कैरी ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। ठीक है ना, ये ऑक्सीजन पहुँचाते हैं पूरे जिस्म तक, कैसे? ब्लड के जरिए। अगले किस्म के सेल होते हैं नर्व सेल्स। ये किस लिए होते हैं? ये जो दिमाग हमारा हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन पहुँचाने के लिए, ठीक है, वो सिग्नल्स पहुँचाने के लिए नर्वस सिस्टम के जरिए। तीसरे हैं आपके पास सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये किस लिए होता है भाई? ये छोटे छोटे हेयर्स की तरह होते हैं जिन्हें सीलिया कहते हैं, और ये ऊपर ऊपर की तरफ होते हैं सेल में, और इनका काम होता है डस्ट साफ करना और छोटे छोटे जरासीम से हमें बचाना जिसम को हमारे, मतलब समझ के झाड़ू लगा रहे हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, राइट अबाउट प्लांट ऑर्गन्स। ये प्लांट में क्या क्या होता है? अभी तो पिछले पढ़े जो हमने वो पढ़े, किसके बारे में पढ़े हमने? वो पढ़े हमने एनिमल के बारे में, प्लांट की बारी है। तो प्लांट ऑर्गन, द मेन प्लांट ऑर्गन्स आर फ्लावर, स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। यानी कि फूल, तना, पत्ते और जड़ें, ये हैं आपके 4 मेन पार्ट्स। पहला पार्ट फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है भाई? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इट कंटेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फिर स्टेम। स्टेम में क्या होता है? ये असेंडिंग पार्ट है, यानी कि खड़ा हुआ पार्ट है। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू द लीव्स, यानी कि ज़मीन से पूरे पेड़ में ये पानी और जो भी मादनियात है मिट्टी में वो लेके जाता है। तो लीव्स क्या है भाई? लीव्स आर द ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच मेक्स फूड फॉर प्लांट्स। तो पत्तों के जरिए प्लांट अपना फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ सन, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला पार्ट है रूट्स का। रूट क्या करती है? रूट्स एब्जॉर्ब एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। यानी कि रूट्स की मदद से खड़ा रहता है पौधा, जमीन में गिरता नहीं है। रूट मजबूत बनाती है उसको, और रूट के जरिए जमीन से वो पानी चूसता है, जिसको फिर स्टेम को देता है, फिर स्टेम से वो पूरे पौधे में जाता है। चलो बेटा, तो ये थे हमारे आज के 3 सवाल, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे। इनको अच्छे से आप क्या करें, कॉपी में कर लें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आप जानते हैं कि साइंस में 3 अहम ब्रांचेस होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इस चैप्टर का ताल्लुक साइंस की बायोलॉजी ब्रांच से होता है, और बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर को, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है सेल। सेल क्या होता है? स्टूडेंट्स,
अगर हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें अगर हम उनको गौर से देखें तो ये सारी चीज़ों की बनावट कुछ इस तरह होती है कि ये बड़े बड़े, आपको नज़र तो बड़ी आ रही होती है, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बिल्डिंग की बात करें तो एक बिल्डिंग जो है वो छोटी छोटी सी ईंटें होती है। सबसे छोटी चीज़ क्या होती है उसमें? ईंट है, ब्रिक्स जिनको आप कहते हैं। आप बहुत सारी ब्रिक्स को मिलाते हैं और बिल्डिंग बन जाती है। इसी तरीके से अगर हम अपने कपड़ों को देखें तो हमारे जो कपड़े होते हैं ये कैसे बने हुए होते हैं? इनमें छोटे छोटे से पतले पतले से धागे होते हैं। आप बहुत सारे धागों को मिला देते हैं और आपका कपड़ा तैयार हो जाता है। एक पेज की, आपकी बुक का जो एक सफ़ा होता है, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं। आप इन अल्फ़ाबेट्स को मिला के पहले वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बनाते हैं, और फिर सेंटेंसेस को मिला के आप पूरा पेज बनाते हैं। यानी दुनिया की तकरीबन हर चीज़ों की बनावट कुछ इस तरह है कि तमाम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो इंसेक्ट हों, या चाहे वो ह्यूमन, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो जो छोटी चीज़ें हैं जिनसे ये मिलके बने हुए होते हैं उनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी एंटिटी होगा, सबसे छोटी चीज़ जो उनकी बॉडी में पाई जाती है। एक इंसान है, उसकी बॉडी में लाखों करोड़ों अरबों सेल्स मौजूद होंगे। जो ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा साइज में, उसमें उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। जो ऑर्गेनिज्म जितना छोटा साइज में होगा उसके अंदर उतने ही कम सेल्स पाए जाते हैं। एक इंसेक्ट हो गया, कॉकरोच वगैरह, इनके अंदर कम सेल्स होते हैं, इनकी बॉडी छोटी होती है। लेकिन इंसान, एक बड़ी बॉडी वाला इंसान, एक बड़ी बॉडी वाला ऑर्गेनिज्म होता है, तो इनकी बॉडी में ज्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो सेल्स क्या होते हैं? सेल्स जिस तरीके से बिल्डिंगों के अंदर ईंटें होती है, सबसे छोटी बेसिक आइडेंटिटी, इसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सबसे छोटी चीजें होती है उनको हम सेल्स कह रहे होते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्हीं सेल्स से मिलके बना हुआ होता है। एक इंसान की बॉडी में अरबों की तादाद में सेल्स होते हैं। ये तमाम सेल्स जिंदा होते हैं, यानी कि एक जानदार जो होता है, जो जिंदा रहता है, हम अपने आप को जिंदा कहते हैं, जानदार कहते हैं, और हमें अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, हम ऑक्सीजन गैस हासिल करते हैं, हम उस खाने को ब्रेक करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, डिविजन्स करते हैं, अपने अंदर पैदा करते हैं हम अपने नए ऑर्गेनिजम्स को। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे ये जो सेल्स होते हैं ना, ये भी जानदार होते हैं, ये जिंदा होते हैं, इनको भी ये सारे काम करने होते हैं। ये भी खाना हासिल करते हैं सेल्स। एक एक सेल्स, आपकी बॉडी का एक एक सेल जो है वो खाना हासिल करेगा, ऑक्सीजन हासिल करेगा, और उस खाने को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेगा, उस एनर्जी के जरिए अपने दीगर मॉलिक्यूल्स बनाएगा। वो तमाम काम करता है जो एक जिंदा ऑर्गेनिज्म को करना पड़ते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। आपके सेल्स भी जिंदा होते हैं। तो सेल्स क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक, सबसे छोटी आइडेंटिटी होती है। इन्हीं सेल्स से मिलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना हुआ होता है। और ये सेल्स बेजान नहीं होते, ये सेल्स जानदार होते हैं, ये सेल्स जिंदा होते हैं। इन सेल्स के अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं, वो तमाम फंक्शंस जो एक जानदार की बॉडी में हो रहे होते हैं। अगर हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें, सेल्स की बनावट की बात करें, तो हमारे जो सेल्स होते हैं इनमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं। डायग्राम में आपको एक एनिमल सेल नजर आ रहा होगा। ये एनिमल सेल यानी कि वो सेल जो एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, या वो सेल जिनसे एनिमल्स की बॉडी बनी हुई होती है। इसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं। जो सबसे बाहर वाला किनारा या बाउंड्री होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में हमें एक छोटी सी गोल बॉडी नजर आती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो बाकी बचा हुआ सेल होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये 3 बेसिक पार्ट होते हैं एनिमल्स के सेल में। सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस मिल रहा है, और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बीच में जो सेल का रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन ये एक एनिमल सेल की बात की है। अगर हम एक प्लांट सेल को देखें, यानी कि वो सेल्स जो प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, उनमें एक और चीज इजाफी होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। बिल्कुल सबसे बाहर मौजूद होती है, सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर। तो प्लांट सेल में 4 बेसिक चीजें होती हैं। सबसे बाहर होता है सेल वॉल, जिसने प्लांट के सेल्स को पैक किया हुआ होता है। उसके बाद सेल वॉल के बाद आ रहा होता है सेल मेम्ब्रेन। फिर सेंटर में नहीं, थोड़ा सा साइड की तरफ न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है, गोल सा। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो सेल रिमेनिंग पोर्शन होता है सेल का, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो एनिमल और प्लांट के सेल में आपको छोटा सा फर्क नजर आ रहा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल है। यही छोटे छोटे से और भी कुछ फर्क होते हैं। और यही सेल के फर्क की वजह से इनसे जब पूरी इनकी कलेक्शन से जब पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, तो प्लांट अलग होता है, एनिमल अलग होता है।
अगर हम बात करें इसमें जो साइटोप्लाज्म आया बीच में, मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में बिल्कुल किनारा होता है सेल का, और बीच में जो है वो एक गोल बॉडी पाई जा रही होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा आपको कि ये जो किनारा है सेल का इसको हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है ये है न्यूक्लियस, और इन दोनों के बीच में जो सारा रिमेनिंग पोर्शन होता है सेल का उसको हम कह रहे होते हैं साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म खाली नहीं होता। पहली बात, ये साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है, यानी कि जेली की तरह का विस्कोस टाइप का फ्लूइड होता है, और ये खाली नहीं होता, इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे होते हैं, कुछ चीजें पाई जा रही होती है साइटोप्लाज्म में, बहुत सारे उन चीजों को उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स पाए जा रहे होते हैं। इस डायग्राम में आप देखें, ये न्यूक्लियस आ गया, ये सेल मेम्ब्रेन आ गई। अब ये बीच में जो आपका साइटोप्लाज्म है सेल का, ये खाली नहीं है, इट इज नॉट एम्प्टी, इट कंटेन्स डिफरेंट पार्ट्स। इसमें बहुत सारे पार्ट्स मौजूद हैं, इन पार्ट्स को हम कह रहे होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। हर पार्ट पर्टिकुलर काम करता है। जैसे आपकी बॉडी जो है अंदर से खाली थोड़ी है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स मौजूद है, ब्रेन है, आपका हार्ट है, स्टमक है, लंग्स है, हर पार्ट आपका अपने पर्टिकुलर काम कर रहा है। ब्रेन आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हार्ट जो है आपके खून को आपके जिस्म में फ्लो करा रहा होता है, लंग्स की मदद से आप गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है, पार्ट्स मौजूद है जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म होता है इसमें भी कुछ छोटे छोटे से पार्ट्स पाए जा रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, और ये ऑर्गेनल्स जो है अपने अपने पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं। कोई ऑर्गेनल होगा वो मॉलिक्यूल्स को एक जगह से लेगा दूसरी जगह पहुंचा देगा, कोई ऑर्गेनल होगा जिससे जो है वो प्रोटीन तैयार हो रहा होता है, कोई ऑर्गेनल होगा जो फूड को ब्रेक करता है, कोई ऑर्गेनल होगा जो फूड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स जो है पाए जा रहे होते हैं सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में, और ये ऑर्गेनल्स जो है एक एक अपना पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म की बात हुई। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, सेल के 3 पार्ट्स में थे, एक तो साइटोप्लाज्म हो गया, एक सेल मेम्ब्रेन था, तो थर्ड पार्ट था न्यूक्लियस। उसकी बात करें अगर हम, तो न्यूक्लियस गोल सा होता है, स्फेरिकल होता है। एनिमल के अंदर जरा ये सेंटर की तरफ होगा एनिमल सेल के अंदर, जबकि प्लांट के सेल में ये थोड़ा साइड में होता है। इस न्यूक्लियस की बात करें तो ये जो है आप समझ लें कि ये जैसे हमारी बॉडी में दिमाग होता है ना, ब्रेन, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल का ब्रेन होता है न्यूक्लियस, ये सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सेल्स के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो तमाम फंक्शंस जो है वो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं न्यूक्लियस से। तो ये कंट्रोल सेंटर हो गया आपके सेल का। दूसरी बात, आपके इस न्यूक्लियस के अंदर एक अहम तरीन मॉलिक्यूल पाया जा रहा होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये तमाम, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट हों, तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर ये मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बड़ा काम का मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है। इस मॉलिक्यूल के अंदर सेल्स की पूरी मालूमात स्टोर हुई, यानी अगर हम सीधी से अल्फाजों में बोले तो हमारी पूरी जो मालूमात होती है ना हमारी बॉडी से रिलेटेड, वो सारी हमारे इस डीएनए में स्टोर हुई है। जैसे हमारी आंखों का कलर, हमारी बालों का कलर, हमारी स्किन का टोन, हमारा ब्लड ग्रुप, जितनी भी बॉडी की मालूमात होती है, दे आर ऑल स्टोर्ड इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। ये किताब है एक लिहाज से, जैसे किताब के अंदर आप मालूमात स्टोर कर देते ना अपनी, कोई भी आपको एक डायरी होती है, नोटबुक होती है आपकी, आपने कोई टीचर से लेक्चर सुना तो आप अपनी याददाश्त के लिए क्या करते हैं, उसको अपनी नोटबुक में रख लेते हैं, लिख लेते हैं, वो नोटबुक में स्टोर हो गई आपकी मालूमात, जब कभी भी आपको चाहिए होती है आप वो रीड कर लेते हैं। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो मॉलिक्यूल पाया जा रहा है ना डीएनए, स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है इसको आप हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ें। इस डीएनए के अंदर हमारी तमाम मालूमात स्टोर हुई है, यानी अगर मेरी आंखों का जो कलर है, मेरे बालों का जो कलर है, मेरा ब्लड ग्रुप, दे ऑल आर स्टोर्ड इन दिस डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब मेरे से मेरी औलाद पैदा होती है, एक इंसान से इंसान की औलाद पैदा होती है, आप देखते हैं कि माँ बाप से मिलता हुआ होता है, जो औलाद पैदा होती है वो अपने माँ या बाप से मिल रहा होता है। वजह इसी डीएनए मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि जब मेरे डीएनए के मॉलिक्यूल में मेरी तमाम मालूमात स्टोर हुई भी है। अब जब मुझसे कोई औलाद पैदा होगी तो मेरा सारा ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसकी एक कॉपी मेरी औलाद में चली जाती है, और फिर जो मेरी जो औलाद होगी, मेरा जो बेटा होगा, उसके अंदर मेरा ही डीएनए का मॉलिक्यूल एक लिहाज से गया हुआ है, तो वो मुझसे मिलता जुलता होगा। तो ये बहुत अहम चीज है डीएनए का मॉलिक्यूल, इसमें सेल की तमाम मालूमात
स्टोरेज भी होती है। तो सेल्स क्या हो गए? सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बेसिक, सबसे छोटी चीज होते हैं जो कि जिंदा होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस तरह अपने तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो सेल्स होते हैं ये भी अपने तमाम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन, जो आप कह लो सेल की बाउंड्री होती है। उसके बाद सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जा रहा होता है, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया सेल का, उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये तीनों चीजें तो होंगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। एक और चीज होती है सेल वॉल, जो कि सेल की बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है, उसने पूरे सेल को पैक किया हुआ होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो सेल का हिस्सा है, उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हो। ये खाली नहीं होता, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, और ये हर पार्ट अपना एक पर्टिकुलर परफॉर्म करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, और वो उस पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस ना सिर्फ आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है, आपके सेल्स के तमाम फंक्शंस को मैनेज कर रहा होता है, बल्कि इसके अंदर डीएनए नाम का एक मॉलिक्यूल स्टोर हुआ होता है। और डीएनए का मॉलिक्यूल क्या है? डीएनए का मॉलिक्यूल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जिसमें सेल्स की तमाम मालूमात ए टू जेड, एक एक चीज की जो मालूमात है वो उस डीएनए के मॉलिक्यूल में स्टोर होती है, जिससे सेल जब अपने जैसा एक और सेल बनाता है तो वो बिल्कुल पहले सेल जैसा ही होता है। अगर एक सेल ए है और वो अपने ही जैसा एक और सेल बनाएगा तो वो दूसरा सेल जो नया सेल बना है वो भी ए होगा, यानी बिल्कुल पहले जैसा होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए दोनों का सेम उठाता है, और डीएनए के अंदर सेम मालूमात, सेल की पूरी मालूमात स्टोर हुई भी होती है, तो सेल जो है दोनों फिर एक जैसे हो जाते हैं। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम जरा थोड़ा सा प्लांट सेल के हवाले से बात कर ले। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो 4 बेसिक पार्ट होते हैं। सबसे बाहर होता है सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट के सेल्स में होता है, एनिमल्स के सेल्स में नहीं होता। फिर सेकंड चीज, सेल वॉल के बाद जो आदि होती है अंदर की तरफ, वो है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सारा पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, बीच में साइड में कहीं एक गोल बॉडी पाई जा रही होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। प्लांट का न्यूक्लियस भी बिल्कुल एनिमल की तरह होता है, यानी कि प्लांट का न्यूक्लियस जो है वो अपने सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, और इसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। प्लांट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बिल्कुल एनिमल सेल की तरह होता है कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट जो है अपना एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। बस फर्क है कि प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नए ऑर्गेनल्स होते हैं जो एनिमल्स में नहीं होते। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी सेम होती है। दी ओनली डिफरेंस बिटवीन राइट, अब तक जो हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आ रहा है वो है सेल वॉल। तो थोड़ा सा सेल वॉल के हवाले से बात कर लेते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांट के सेल्स में होती है, एनिमल्स के सेल्स में नहीं होती। अच्छा, प्लांट के सेल के अलावा ये कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, इनके सेल्स में भी सेल वॉल मौजूद होता है। यानी अगर हम ऑर्गेनिजम्स के एतबार से बात करें तो सेल वॉल आपको फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट, इन 3 ऑर्गेनिजम्स के सेल में आपको वॉल मिलेगा। एनिमल्स के सेल में सेल वॉल नहीं होगा। प्लांट के सेल वॉल की अगर हम बात करें तो प्लांट के सेल वॉल में 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर, जैसे आपकी प्याज देखी होगी आपने, अनियन जो होती है, अनियन को अगर आप काटे तो आपको देखेंगे अनियन जो है वो लेयर्स में बनी हुई होती है। एक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर एक और लेयर होती है, फिर एक और लेयर होती है। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट के सेल्स में ये जो सेल वॉल पाई जाती है, इसमें 3 लेयर्स होती है। एक को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, एक को हम कहते हैं मिडल लेयर। ये सेल वॉल जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनसे बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये बहुत सारे किस्म के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम, यानी कि इस प्लांट के अंदर ये जो सेल वॉल है ये क्या काम करता है? तो इसका पहला काम तो ये होता है कि ये सेल के शेप को मेंटेन रखता है। अगर आपके पास प्लांट का सेल, उसका शेप ओवल है, तो सेल वॉल उस ओवल शेप को मेंटेन रखेगा, चेंज नहीं होने देगा। रेक्टेंगुलर सेल है तो प्लांट का सेल वॉल उसका इस शेप को जो है रेक्टेंगुलर शेप को मेंटेन करेगा, चेंज नहीं करने देगा। तो एक काम इसका ये होता है सेल वॉल का, वो ये है कि ये आपके सेल के शेप को, प्लांट के सेल के शेप को मेंटेन करता है। और दूसरा, प्लांट के सेल की हिफाजत करता है। जाहिर बात है, वॉल अगर आपकी तैयार हो गई, अगर आपके पास एक नाजुक सी चीज है, आप उसके गिर्द एक डब्बा लगा के पैक कर दें, तो वो पैकिंग क्या कर रही है? आपकी उस नाजुक चीज की हिफाजत कर रही है।
सिमिलरली ये प्लांट के सेल वॉल ने क्या करा है, सेल को क्लोज कर लिया अपने अंदर और उस क्लोज करके उसकी हिफाजत कर रहा होता है। तो दो अहम काम होगा, एक प्रोटेक्शन और दूसरा सपोर्ट, शेप मेंटेनिंग, ये इसके सेल वॉल के काम होते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा सेल के हवाले से बातचीत। सेल्स क्या होती है, मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पौधे हो चाहे वो एनिमल्स हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल सेल्स। बहुत छोटे, ये इतने छोटे होते हैं कि आपको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, आपको देखने के लिए, सेल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप नाम की डिवाइस चाहिए होती है। तो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। प्लांट के सेल्स अलग होते हैं, एनिमल्स के सेल्स अलग होते हैं। प्लांट के सेल्स में 4 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। जबकि एनिमल के अंदर जो है वो 3 पार्ट, एनिमल सेल में 3 बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बताया, जेली टाइप का मटेरियल होता है, जेली टाइप फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है, जिसमें ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके सेल्स के अंदर मुख्तलिफ काम बन जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पार्ट होते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, इसी तरीके से ये ऑर्गेनल्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया, प्लांट हो या एनिमल हो, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और न्यूक्लियस ना सिर्फ दिमाग की तरह पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा होता है, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिसके अंदर सेल की पूरी मालूमात स्टोर हुई होती है। जबकि सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट के सेल्स में आपको सेल वॉल मिलता है, एनिमल्स के सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलता। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज जैसे कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। 3 लेयर्स होती हैं इसकी। ये आपके सेल के शेप को मेंटेन करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब आगे बढ़ते हैं जी, जरा बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अगर हम इस टाइटल पे गौर करें, यूनिसेलुलर टाइटल पे, तो यूनि का मतलब होता है एक, जबकि सेलुलर सेल से निकला हुआ है, वही सेल जो अभी हमने पढ़ा है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, इस टाइटल का मतलब ये हो जाता है एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए होते हैं। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स बड़े होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं, तो छोटे होते हैं उनके अंदर कम तादाद होती है सेल्स। इंसानों की बॉडी बड़ी होती है, इंसानों में ज्यादा सेल्स है। इंसेक्ट, कॉकरोच, मॉस्किटो, ये छोटी बॉडी होती है इनकी, तो इनके अंदर इंसानों की निस्बत सेल्स जो है वो कम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हमारी दुनिया में पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, एक से ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ एक सेल होता है। बैक्टीरिया मिसाल के तौर पे, बैक्टीरिया हो गया, एमीबा हो गया, क्लेमोडोमोनास हो गया, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, बस। यूनि मतलब एक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कह रहे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जाहिर बात है, मैंने आपको बताया कि सेल्स जो है वो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होती है जिसको हम कह रहे होते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से सेल दिख सकता है, नहीं तो इतना छोटा है ये कि आपको नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आता। अब जाहिर बात है, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी बॉडी में अगर एक ही सेल है, ये एक ही सेल से बने हुए, तो फिर जाहिर बात है कि इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल आंखों से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। आपकी टेबल पे, डेस्क पे, दीवारों पे, कपड़ों पे ये ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे, बैक्टीरिया मौजूद होंगे, हवा में मौजूद होते हैं, पानी में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी नॉर्मल आंखें जो है इनको नहीं देख सकती, इतने छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोप से ही हमें नजर आ जाते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है, उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल मिलेगा, वही एक ही सेल जो है वही इनकी पूरी बॉडी होती है, उसी में सारे काम होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाता है, क्लेमोडोमोनास हो जाता है और एमीबा वगैरह हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब मल्टी वर्ड तो टाइटल पे गौर कर ले, पूरा वही वर्ड है, बस यूनि की जगह मल्टी आ रहा है। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टी का मतलब बहुत सारे। तो अब इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें कई सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, 2 अरब, कई तादाद।
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो बड़े बड़े होते हैं, जिनकी बॉडी में ज्यादा सेल्स पाए जा रहे होते हैं, एक से ज्यादा सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जितने भी आपको पौधे नजर आ रहे होते हैं, इंसान हो गया, इंसेक्ट हो गए, जितना परिंदे, फ्रॉग, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। इनकी बॉडी में एक सेल नहीं है, इनकी बॉडी में कई सारे सेल्स हैं। इंसानों की बॉडी में अरबों सेल्स हैं, बर्ड्स की बॉडी में भी करोड़ों सेल्स मौजूद हैं। इंसेक्ट, मॉस्किटो, ये सारे आपको जो है ये मल्टी सेलुलर खिलाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में कई सारे सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये सेल्स की तादाद के एतबार से दो टाइप हो जाती है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म सेल्स की कितनी, उनकी बॉडी में कितना सेल है, इस हिसाब से दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। अगर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म होता है, उनकी बॉडी में खाली एक ही सेल होता है, उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। और अगर बहुत सारे सेल्स होते हैं तो हम उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। और इंसान, बर्ड्स वगैरह ये सब आपके मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको नॉर्मल आंखों से नजर आ सकता है। बड़ा हो जाएगा, जाहिर बात है, बहुत सारे सेल मिल जाएंगे तो काफी साइज बड़ा हो जाता है, तो वो इजीली विजिबल होता है नॉर्मल आइज में। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आते हैं टिश्यूज की तरफ। आपने सेल्स इस लेसन के नाम पे गौर किया था, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ठीक है, तो सेल्स तो हमने पढ़ लिया, सेल्स क्या होते हैं, और फिर सेल्स की तादाद के एतबार से हमने दो ऑर्गेनिजम्स की टाइप भी देखी। अब आते हैं चैप्टर के नाम का जो दूसरा टाइटल था, टिश्यूज पर। टिश्यूज पर आते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? देखें, सेल्स जो होते हैं, अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहे। यूनिसेलुलर की बॉडी में तो खाली एक ही सेल है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी वो जिनकी बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, तो फिर ये सेल्स क्या करते हैं? बहुत सारे सेल्स जब होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये ग्रुप बना के रह रहे हैं, ग्रुप बना लेते हैं आसानी के लिए। जो सेल्स एक जैसा काम जिनको करना होता है, वो एक ग्रुप बना लेते हैं। मिसाल देता हूँ मैं आपको इसकी। जैसे अगर आप एक स्कूल को देखें, तो एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जी। इसमें छोटी क्लासेस के भी होते हैं, बड़ी क्लास के भी होते हैं। सारे एक ही जैसे दिख रहे होते हैं, सबका यूनिफॉर्म भी सेम होता है, सारे एक जैसे दिख रहे होते हैं। अब इतने सारे बच्चों को मैनेज करना आसान काम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। जो सिमिलर बच्चे होते हैं उनको हम एक एक क्लास में रख के उनका ग्रुप बना देते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास 2 के जो बच्चे होंगे, हम उनका एक ग्रुप बना लेंगे और उनको एक रूम में बिठा देते हैं। क्लास 3 के बच्चे सिमिलर है ना, क्लास 3 के बच्चे, उनको एक ही जैसा सिलेबस पढ़ना होगा, एक ही जैसी बुक्स होंगी, तो हम उनका एक ग्रुप बना देंगे, उनको एक रूम में बिठा देंगे। तो जो हम करके आ रहे हैं, हमारे पास जब चीजें ज्यादा हो रही है, हमारे पास जब बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो हम जो सिमिलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप बना के सेपरेट कर देते हैं, आसानी हो जाती है। यही आप तकरीबन ये प्रैक्टिस हर चीज में कर रहे हो। आपके पास अब बहुत सारी किताबें हैं मौजूद, आपके पास बुक्स मौजूद है, आप लाइब्रेरी में चले हैं, बहुत सारी बुक्स होती है, ग्रुप बनाए जाते हैं वहाँ पे। साइंस की सारी बुक जो है वो एक कॉलम में रख दी जाती है, मैथ की सारी बुक एक कॉलम में रख दी जाएंगी। सिमिलर्स है ना, मैथ की सारी बुक मैथ की है, वो सिमिलर है, उनका एक ग्रुप बना दिया। साइंस की बुक सिमिलर्स है, उनका एक ग्रुप बना दिया। आप जब क्रिकेट टीम देखते हैं जी, आप सब 11-12 बंदों को क्रिकेट खेलनी होती है जी, 22-23 बच्चे क्या करते हैं जी, वहाँ पे टीम बना देते हैं। पाकिस्तान से ताल्लुक है उनका, तो उनकी एक टीम बना दी। इंग्लैंड से ताल्लुक है तो उनकी एक टीम बना दी। इंडिया से ताल्लुक है तो उनकी एक टीम बना दी। तो दिस ग्रुपिंग, ये जो ग्रुपिंग हो रही है, सिमिलर चीजों को मिला के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तकरीबन हर जगह पर मौजूद है, हर जगह पर मौजूद होता है। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर भी यही कुछ मामला है। हमारी बॉडी में भी अरबों सेल्स मौजूद है, अरबों सेल्स। अब लेकिन इन अरबों सेल्स के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती है। बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको एक जैसा काम करना होता है। क्या करते हैं वो सारा मिलकर एक ग्रुप बना देते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत सारे सेल्स होते हैं प्लांट की, अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर जो है कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको बॉडी के अंदर खाना स्टोर करना होता है। प्लांट की बॉडी में फूड स्टोरेज करनी होती है, ये एक ग्रुप बना लेंगे। इसी तरीके से कुछ सेल्स होते हैं जिनका काम होगा कंडक्शन, पानी को ले जाना, खाने को ले जाना, ठीक है, कंडक्शन कहते हैं इसको हम। प्लांट की बॉडी में वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, या फूड अगर तैयार हुआ है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, ठीक है, इनको हम कहते हैं वेस्कुलर सेल्स होते हैं ये। अब ये क्या करेंगे, ये एक सिमिलर है ना, ये ग्रुप बन जाएगा। तो इस ग्रुपिंग ऑफ सेल को हम कह रहे होते हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं, जो सिमिलर सेल्स होते हैं जिन्हें सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करना होता है, एक जैसा काम परफॉर्म करना होता है, वो आपस में मिलकर ग्रुप बना लेते हैं। दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। एनिमल्स के अंदर भी यही मामला है, हमारी बॉडी के अंदर भी सिमिलर सेल्स होते हैं, तो क्या करेंगे, तो ग्रुप बना लेंगे और टिश्यूज बन जाता है।
तो टिश्यूज क्या होते हैं जी, जो सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स होते हैं, दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ ग्रुप। सिमिलर सेल्स कौन से, जिनको काम एक जैसा करना होता है, जो एक जैसे दिख रहे होते हैं। तो जो सिमिलर सेल्स होते हैं, जो एक जैसे दिख रहे होते हैं, उनको काम एक जैसा करना होता है, वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, एंड दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। प्लांट के अंदर 3 टिश्यूज होते हैं, 3 किस्म के टिश्यूज होते हैं। एक एपिडर्मल होता है, एक ग्राउंड होता है, एक वैस्कुलर होता है। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, ये वो टिश्यूज होते हैं, उनमें डायग्राम आपको दिखाऊंगा, दैट इज अ डायग्राम। एपिडर्मल टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी प्लांट की बॉडी में, जिनको रूट, स्टेम, लीफ, इनकी आउटर सरफेस बनानी हो, यानी बिल्कुल बाहर वाली सरफेस बनानी हो। अब ये सारे सेल्स एक जैसे हैं ना, इनका काम एक जैसा हो गया, इनको क्या करना है, आउटर सरफेस बनानी है, रूट की, स्टेम की, लीफ की, तो अब ये मिल जाएंगे और ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप को हम कहते हैं एपिडर्मस, एपिडर्मस टिश्यू। तो एपिडर्मस टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है, और ये आपके प्लांट की आउटर लेयर बना रहा होता है। इसी तरीके से बहुत सारे सेल्स होते हैं जो हमारे प्लांट के अंदर फूड स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये सारे ग्रुप बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको कंडक्शन करनी होती है वाटर की और फूड की, एक जगह से दूसरी जगह ये चीजें पहुंचानी होती है, तो ये भी ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप को हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो ये प्लांट के 3 टाइप्स होती है टिश्यूज की, एपिडर्मल टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। जबकि एनिमल्स में 4 टाइप्स होती है टिश्यूज की। एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारे में 4 किस्म होती है टिश्यूज की। एक होती है एपिथेलियल, जो हमारी आउटर सरफेस बनाता है। एक होती है कनेक्टिव, जो हमारे मुख्तलिफ टिश्यूज को जोड़ता है। एक होती है मस्कुलर, जो हमारे जो है बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा करता है। और एक होता है नर्वस, जो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो करंट कंडक्शन का काम करता है। तो एनिमल्स में 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या होते हैं, जो सिमिलर सेल्स होते हैं, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ ग्रुप। वो आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। प्लांट में 3 टिश्यूज है, 3 टाइप है, एपिडर्मल, वैस्कुलर और ग्राउंड। जबकि एनिमल्स में 4 टाइप्स होती है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। उसके बाद स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती, स्टोरी यहाँ नहीं खत्म होती। देखिए अरबों टिश्यूज, अगर हम बहुत बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो अपनी आसानी के लिए हम सिर्फ इंसान की बात करते हैं, सिर्फ ह्यूमन की बात करते हैं। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अरबों की तादाद में सेल है, अरबों की तादाद में। अब उन सेल्स ने क्या करा जी, जो सिमिलर सेल्स थे, उन्होंने ग्रुप बना के टिश्यूज बना लिए। लेकिन अब भी टिश्यूज की तादाद करोड़ों में, अरबों सेल्स थे आपके पास, आपकी बॉडी में अरबों सेल्स। आसानी के लिए क्या हुआ, उन अरबों सेल्स ने क्या करा, आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना लिए, और उन ग्रुप्स को आप कह रहे हो टिश्यूज। लेकिन अब टिश्यूज की तादाद कितनी है, करोड़ों है। अब ये टिश्यूज भी ग्रुप बनाते हैं, बिल्कुल जैसे सेल्स ने आपस में जो सिमिलर सेल्स थे मिलके ग्रुप बनाया था, टिश्यूज बने थे। अब ये टिश्यूज भी इसी तरह करेंगे। अब जो सिमिलर टिश्यूज होंगे, जिनको एक जैसा काम करना होता है ना, वो भी आपस में मिलेंगे, और उनका जो ग्रुप होता है उसको आप कहते हो ऑर्गन। एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूं मैं आपको, आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के हैं, परेशानी होगी उन सिक्कों को कन्वे कर, आप कैरी करें, उनको लेकर जाए एक जगह से दूसरी जगह रखें, आपको बड़ी परेशानी होगी। आप क्या करते हो, आपने 1-1 रुपए वाले 10 सिक्के लिए और उसका ग्रुप बना के 10 का नोट आ गया आपके पास। ये क्या हुआ, ये ग्रुप हुआ है ना। आपने 10 सिक्के लिए और उनको कंबाइन कर दिया। अब आपके पास क्या हो गया, एक 10 का नोट है, बात एक ही है, बस अब क्या हो गया, आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अब भी आपके पास बहुत सारे 10-10 के नोट है, आप थोड़ा बड़ा ग्रुप बनाए। कैसे बनाएंगे, आप 10-10 के 10 नोट लेंगे और उनको मिला देंगे और एक 100 का नोट बन जाएगा। अब ये एक बड़ा ग्रुप हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रुपिंग होगी हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में करोड़ों अरबों सेल्स होते हैं, पहले ये मिलकर जो ग्रुप बनाते हैं उसको हम कहते हैं टिश्यूज। फिर टिश्यूज आपस में मिलते हैं, जिन टिश्यूज को एक जैसा काम करना होगा वही टिश्यूज कंबाइन होंगे, याद रखिएगा। जिन टिश्यूज को एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करना होगा ना, फिर वो टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है ऑर्गन्स। और फिर जब ऑर्गन्स आपस में, जिन ऑर्गन्स को एक जैसा काम तैयार करना होता है, फिर वो ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं और तैयार होता है सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ग्रुपिंग समझ लिएगा। पहले बहुत सारे सेल्स हैं आपकी बॉडी में, ये सेल्स आपस में मिलते हैं, ग्रुप बनता है इनका, और इनके ग्रुप को आप कहते हो, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हो आप। फिर टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज आपस में कंबाइन होंगे और इनका जो ग्रुप बनता है उनको आप कहते हो ऑर्गन्स।
जैसे कि आपका लंग्स एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, आईज एक ऑर्गन है, दे ऑल आर ऑर्गन। आपकी आंखों की बात करें, आंख जो है वो ऑर्गन है, इसमें चारों टिश्यूज जो है वो ग्रुप बना के बैठे हैं, चारों टिश्यूज ने ग्रुप बनाया हुआ है और आपका एक ऑर्गन तैयार हो गया। फिर ऑर्गन्स भी आपस में मिलते हैं और आपका एक बड़ा चीज तैयार होती है, एक बड़ा ग्रुप तैयार होता है, उसको आप कहते हो सिस्टम। तो ये ग्रुपिंग है, इसको हम आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको करेंसी की ऐसी एग्जाम्पल दी थी, करेंसी के अब 100 के नोट को, अब आपके लिए 100 का नोट भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप 10 100 के नोट मिला लोगे, एक बड़ा ग्रुप बन जाता है 1000 का बन रहा है। आप सिक्कों से पहले आपने 10 का ग्रुप बनाया, 10 से आपने 100 का ग्रुप बनाया, 100 से आपने 1000 का ग्रुप बनाया। सिमिलरली सेल्स को कंबाइन करके आप टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज को कंबाइन करके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स को कंबाइन करके सिस्टम बनता है। और याद रखिएगा इन कॉम्बिनेशंस के अंदर ये जो आप ग्रुप बना रहे सिमिलर चीज होनी चाहिए, यानी कि वही सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे जिनका काम एक जैसा होगा, जिनको काम एक जैसा परफॉर्म करना होगा। वही टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाएंगे जिनको एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। वही ऑर्गन्स आपस में मिलकर सिस्टम बनाएंगे जिन्हें एक जैसा सिस्टम, एक जैसा जो है वो काम करना होगा। हम अगर स्कूल वाली एग्जाम्पल को रिपीट कर लें तो स्कूल के अंदर हमने जो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के क्लास का दर्जा दिया था, तो हमने उसमें सारे बच्चे एक ही किस्म के रखे थे। हमने 5 क्लास के सारे स्टूडेंट्स को मिलाया और एक हमने ये ग्रुप बना दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, क्लास 5। 6 क्लास के स्टूडेंट्स को हमने मिलाया और एक ग्रुप रख दिया, इसका नाम क्या रखा हमने, क्लास 6। हम इसमें जो ग्रुप के अंदर जो बच्चे ऐड कर रहे हैं वो सिमिलर है, सारे 6 क्लास के ग्रुप में 6 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, कोई 5 क्लास का स्टूडेंट नहीं होगा। इसी तरीके से जब आप बॉडी के अंदर ये ग्रुप बनते हैं, ऑर्गन्स, टिश्यू, सिस्टम, तो इनमें सिमिलर सेल्स या सिमिलर टिश्यूज या सिमिलर चीज होती है। तो ये होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास सेल्स, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स ग्रुप कर जाएंगे, ग्रुप बनाते हैं मिलके आपस में और कहते हैं हम उनको टिश्यूज। फिर टिश्यूज आपस में मिलते हैं, एक जैसे जो टिश्यूज होंगे जिन्हें एक जैसा काम करना होता है, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं और बनता है ऑर्गन्स। और फिर एक जैसे ऑर्गन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जिन्हें एक जैसा काम करना होता है, जब ये कंबाइन होते हैं तो आपकी बॉडी में बनता है सिस्टम। सिस्टम्स तैयार हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो दिस इज ऑर्गन सिस्टम और ये पूरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अगर हम बात करें इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन में तकरीबन 11 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ये ऑर्गन सिस्टम जो कि ऑर्गन्स का ग्रुप है, ठीक है, 11 है। रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, स्केलेटन, मस्कुलर, एंडोक्राइन, लिम्फेटिक, नर्वस और रिप्रोडक्टिव। 11 सिस्टम्स हैं ये। हर सिस्टम अपना एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, हर सिस्टम का एक पर्टिकुलर काम है, और ये 11 सिस्टम मिलकर फिर एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इंसान, एक जानदार बनाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हम इंसान वगैरह, हम अपने आप को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बड़े मुश्किल है हम अंदर से। वजह यही है कि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ग्रुप हुए में टिश्यूज बन जाते हैं, टिश्यूज हैं ग्रुप हुए में ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन्स हैं ग्रुप हुए में सिस्टम्स बनते हैं। टोटल हमारी बॉडी में फिर 11 सिस्टम्स होते हैं। अरबों सेल्स हैं, अरबों सेल्स ने मिलकर करोड़ों टिश्यूज बनाए, करोड़ों टिश्यूज ने मिलकर लाखों नहीं तो कम से कम हजारों ऑर्गन्स बना लिए, और हजारों ऑर्गन्स ने मिलकर 11 सिस्टम्स बनाए। अब हो गया कितना सिंपल हो गया आपकी बॉडी में, अब सिर्फ 11 सिस्टम है। ये 11 सिस्टम आपके हर सिस्टम जो अपना एक पर्टिकुलर काम करता है, तो ये 11 सिस्टम आप समझ लें 11 फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में, और उन फंक्शंस की वजह से आप जो है वो जिंदा होते हैं, आप जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। तो ये हो गया जी, सिस्टम्स की बात कर ली हमने। इसी तरीके से प्लांट के अंदर जो है वो ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे जी, टिश्यूज तो मैंने आपको बता दिया था। प्लांट के अंदर टिश्यूज जो है वो 3 किस्म के होते हैं, एपिडर्मस, ग्राउंड और वेस्कुलर। ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे, ये ऑर्गन्स होते हैं लीफ, रूट, स्टेम, दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अब ये जो 3 टिश्यूज है ना, अब ये जगह जगह मिलेंगे और आपके पास जो है ना प्लांट के अंदर ऑर्गन्स नाम का ग्रुप बनेगा। एक ऑर्गन आपके प्लांट में होता है लीफ, एक ऑर्गन होता है आपके प्लांट में स्टेम, एक होता है आपके प्लांट में रूट। जबकि सिस्टम नहीं पाया जा रहा होता प्लांट के अंदर, भैया ऑर्गन्स जो है ना ये अपने अपने ही काम कर रहे होते हैं, इनका फर्दर ग्रुप नहीं होता। ये फर्दर ग्रुप बन के जो है वो सिस्टम नहीं बनाते प्लांट के अंदर। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट मूविंग ऑन। अब हम आते हैं जी इन सारी चीजों के अंदर हमारे पास एक डिवाइस का नाम लिया था मैंने, माइक्रोस्कोप। ठीक है, याद होगा आपको। माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं जी,
एक्चुअल में माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, एक ऐसी डिवाइस होती है जिनके जरिए हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आती। बहुत सी चीज़ें जैसे कि सेल हो गया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आपको अपनी नॉर्मल आंखों से नजर नहीं आते। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक ऑप्टिकल डिवाइस बनाई। उस ऑप्टिकल डिवाइस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, चीज़ों का जो भी उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, उसका एक बड़ा इमेज बना देता है। बड़ा इमेज यानी अगर आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, 1 सेंटीमीटर का, ये उसका 10 सेंटीमीटर का इमेज बना है, बड़ा इमेज। यानी कि ऑब्जेक्ट छोटा है और उसका बड़ा तस्वीर, उसकी बड़ी तस्वीर बना के आपको दिखा रहा होगा। इससे क्या होगा, एक छोटी चीज जब उसकी बड़ी तस्वीर बन के आपको दिख रही होगी, क्या होगा, वो चीज आपको नजर आना शुरू हो जाएगी जो आपको नॉर्मली नजर नहीं आ रही। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। एक ऐसी डिवाइस जो आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की, टाइनी ऑब्जेक्ट्स की लार्जर, बड़ी पिक्चर बना के आपको शो कर रहा होता है। बहुत सारे टाइप्स होती है माइक्रोस्कोप की। इनमें कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे होते हैं जो नॉर्मल, जो आपकी नॉर्मल लाइट होती है सूरज की, बल्ब की, उनसे चल रहे होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप होते हैं जिनके लिए हम स्पेशल लाइट यूज कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम के नाम से। अब वो जो इलेक्ट्रॉन बीम वाले हैं वो जाहिर हो, तो उसका फिर रिजल्ट भी अच्छा होता है। वो जब इमेज बनाता है तो वो इमेज और ज्यादा मैग्नीफाई, और ज्यादा बड़ी इमेज बना देता है। जबकि जो हमारे लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप रखे हुए होते हैं, ये नॉर्मल लाइट को यूज कर रहे होते हैं। इनकी मैग्निफिकेशन जो है थोड़ी उस वाले इलेक्ट्रॉन वाले माइक्रोस्कोप से थोड़ी सी मैग्निफिकेशन जो है इसकी वो कम वीक होती है। तो ये जितने भी सेल्स हैं ये हमें इन माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं, नॉर्मल आंखों से हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब जब हम इनको माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, उन छोटे छोटे सेल्स की बड़ी बड़ी इमेज बना देता है। अब जब उन बड़ी इमेज को देखेंगे हमें नजर आना शुरू हो जाएगा सेल्स। तो इस माइक्रोस्कोप की वजह से हमने ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ढूंढे, सेल ढूंढा, सेल के अंदर जो पार्ट्स थे, न्यूक्लियस के जो अंदर पार्ट मैंने आपको बताया, डीएनए वगैरह, ये सारी जो खोज है वो इस माइक्रोस्कोप की वजह से मुमकिन हो सकी। तो ये था स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के हवाले से थोड़ी सी बात। ठीक है, आपकी लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल्स के दौरान आपको इस माइक्रोस्कोप को देखने को मिलेगा। आप देखिएगा एक छोटी सी इमेज को किस तरीके से ये एक बड़ी कर देता है, विजिबल कर देता है, फिर वो आपको जो है वो नॉर्मल आंखों के लिए वो विजिबल हो जाती है। तो आपको नॉर्मली वो नजर नहीं आ रही, माइक्रोस्कोप से वो आपको अब एक विजिबल हो गई, नजर आना शुरू हो जाती है। सो दैट इज आवर लेसन नंबर 1, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन। इस चैप्टर में आपने देखा सेल्स क्या होते हैं, फिर आपने देखा कि एनिमल और प्लांट सेल के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है सेल वॉल का, फिर आपने देखा एनिमल सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस और डीएनए नाम की जो चीजें ये क्या है, फिर टिश्यूज के बारे में बात करी हमने, ऑर्गन्स की, और आखिर में सिस्टम की, साथ साथ अपने माइक्रोस्कोप की। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are fine and doing good. इस वीडियो में हम साइंस का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस समझेंगे, क्लास 6 का। Dear students, this is your science book, Oxford Secondary Science. सबसे पहला सेक्शन है सिलेबस का बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिसकी हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिविटी, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स।
चैप्टर 2 है बायोलॉजी के सेक्शन का, लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। इसकी भी हमारी रीडिंग एक्सप्लेनेशन है, प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट Q&A, लॉन्ग Q&A, fill in the blanks, true and false, MCQs, एक्टिविटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हम करेंगे इस चैप्टर में। अगला सेक्शन है फिजिक्स का, यूनिट 1 में, जिसमें चैप्टर होगा हमारा एनर्जी। इसकी भी हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट Q&A, लॉन्ग Q&A, शॉर्ट नोट, इसमें शॉर्ट नोट भी आएगा, बाकी 2 चैप्टर में शॉर्ट नोट नहीं था। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और MCQs करेंगे। एनर्जी यानी कि तवानाई। अगली चीज़ है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से माइक्रोस्कोप यूज़ होती है छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है वाइवा क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको सवालात दिए जाएंगे जो कि आप याद करेंगे और आपसे फिर ओरली सुने जाएंगे एग्जाम के अंदर। थैंक यू बेटा। Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all of you are fine. आज की क्लास में हम फर्स्ट यूनिट की वर्किंग स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। वर्किंग यानी कि अब वो काम आएगा, वो क्वेश्चन आंसर आएंगे जो आपने कॉपी में करने हैं। जैसा कि आपको याद होगा, जो कि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो पहला चैप्टर है हमारा, वो है सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और वर्किंग करेंगे और समझेंगे बातों को। इस चैप्टर में वैसे तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर ब्लैंक्स और MCQs वगैरह हैं, लेकिन हम फिलहाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आर सेल्स स्टेन्ड और डाइड बिफोर बीइंग looked at it under a light microscope? पहले सवाल समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि सेल जो है वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, तो हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। और सेल्स में कोई एक चीज़ नहीं होती, बल्कि सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं, सेल्स को डाई करते हैं या उनमें रंग डालते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ पार्ट्स सेल के वो रंग अपने ऊपर एडॉप्ट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो हमें हर पार्ट सही से समझ में आ जाता है। हम इस तरह का रंग डालते हैं उसके ऊपर कि वो हर उस छोटे पार्ट को ही पकड़ता है, ताकि हमें नज़र आ सके वो चीज़। सेल तो हमें दिख गया माइक्रोस्कोप से, अब सेल के अंदर भी तो देखना है हमने, तो वो कैसे देखेंगे? तो उसमें ये उसको डाई करना यानी कि रंग करना
स्टेन का मतलब धब्बा लगाना, हम ये काम करते हैं। अब इसका आंसर आ गया आपके सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं। वी नीड टू स्टेन और डाई सेल्स बिफोर एग्जामिनिंग देम अंडर अ माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश, यानी कि फर्क पता चले हमें, और क्लैरिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और लेयर्स अमंग ग्रुप्स ऑफ सेल्स। तो अगर एक से ज़्यादा सेल को दिख रहे हैं तो उनमें हम फ़र्क कर सकें, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत छोटी हैं। बात सारी वही है कि चीज़ें बहुत छोटी हैं, सेल्स बहुत छोटे हैं, तो हमें समझ भी नहीं आएगा कि हम क्या देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से भी, तो हमें उन्हें मुख्तलिफ रंग देने पड़ते हैं। ठीक है, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये पॉलीसेड सेल मौजूद है हमारे सामने, एक कलरफुल सी पिक्चर है। कुछ चीज़ें ब्लू है इसमें, कुछ चीज़ें लाइट ब्लू है, कुछ चीज़ें डार्क ब्लू है, कुछ चीज़ें लाइट ग्रीन है, कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ रेड है। वो चीज़ें क्या क्या हैं ये भी हम बाद में सीखेंगे। तो ठीक है बेटा, फ़िलहाल के लिए हमारा जो है यही एक आखिरी, एक ही बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो फिर उन पर बात करेंगे। थैंक यू बेटा, आई होप समझ में आया होगा आपको। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are fine and doing good. इस वीडियो में हम साइंस का फर्स्ट यूनिट का सिलेबस समझेंगे, क्लास 6 का। Dear students, this is your science book, Oxford Secondary Science. सबसे पहला सेक्शन है सिलेबस का बायोलॉजी का, और बायोलॉजी में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, जिसकी हम रीडिंग एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिविटी, एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। चैप्टर 2 है बायोलॉजी के सेक्शन का लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। इसकी भी हमारी रीडिंग एक्सप्लेनेशन है, प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट Q&A, लॉन्ग Q&A,
fill in the blanks, true and false, MCQs, एक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हम करेंगे इस चैप्टर में। अगला सेक्शन है फिजिक्स का यूनिट 1 में, जिसमें चैप्टर होगा हमारा एनर्जी। इसकी भी हम रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन, शॉर्ट Q&A, लॉन्ग Q&A, शॉर्ट नोट, इसमें शॉर्ट नोट भी आएगा। बाकी 2 चैप्टर में शॉर्ट नोट नहीं था। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और MCQs करेंगे। एनर्जी यानी कि तवानाई। अगली चीज़ है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में हम माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से माइक्रोस्कोप यूज़ होती है छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। नेक्स्ट चीज़ है वाइवा क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपको सवाल दिए जाएंगे जो कि आप याद करेंगे और आपसे फिर ओरली सुने जाएंगे एग्जाम के अंदर। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये क्लास 6 साइंस की वीडियो है और हम फर्स्ट यूनिट की वर्किंग कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट, जिसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बेटा सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज बायोटिक एनवायरनमेंट। आंसर ये है कि द बायोटिक एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स which in any way affect the life of an organism। यानी कि हम उस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें रहते हुए किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना मुमकिन हो सके और लाइफ भी पैदा हो सके। अगला सवाल है, डिफाइन कम्युनिटी, अ हैबिटेट एंड एन इकोसिस्टम। यानी कि कम्युनिटी क्या होती है, हैबिटेट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। तो बेटा कम्युनिटी को हम डिफाइन करते हैं एज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वन प्लेस मेक अप अ कम्युनिटी। यानी कि जहाँ बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं एक साथ, उसको हम एनिमल किंगडम या एनिमल्स की कम्युनिटी कह सकते हैं। जैसे कि जंगल, नेचुरली रहना शुरू करना। हैबिटेट किसे कहते हैं, हैबिटेट इज अ नेचुरल होम ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेस वेयर इट कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस। यानी कि हैबिटेट उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे कोई जानवर, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करता है और वहाँ उसके रहने के लिए हर चीज़ मैसर हो, पानी खाना सब हो, और वहाँ वो रह सके और रिप्रोड्यूस कर सके, यानी कि अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। इकोसिस्टम किसे कहते हैं, अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मेक अप एन इकोसिस्टम। यानी कि प्लांट और एनिमल्स की एक कम्युनिटी हो और उनका एनवायरनमेंट हो जहाँ पे ऐसे एनिमल्स हों जो प्लांट्स को खाते हैं,
फिर ऐसे एनिमल्स हों जो कि उन एनिमल्स को खाते हों जो कि प्लांट्स को खाते हों, यानी कि कार्निवोरस भी हों, हर्बीवोरस भी हों। फिर वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवर हों जो कीड़ों को भी खाते हों, जो हर तरह, यानी कि जहाँ पे प्रॉपर फूड लाइफ साइकिल मौजूद हो, तो वहाँ के उस इन्वायरमेंट को हम कह सकते हैं कि वो एक इको सिस्टम है, यानी कि अपने आप को वो सस्टेन भी कर सकता है और वहाँ पे लाइफ भी रह सकती है। हर तरह का जानवर वहाँ पाया जाएगा और हर तरह का जानवर वहाँ सर्वाइव भी कर पाएगा, एक प्रॉपर लाइफ साइकिल चल रही हो। अगला सवाल है बेटा, व्हाट इज पैरासिटिज्म? तो आंसर है पैरासिटिज्म इन्वॉल्व्स क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स बट वन लिव्स completely at the expense of other. A parasite gets its food from another organism called as host. यानी कि बेटा पैरासाइट हम उसे कहते हैं जो कि डिपेंड करता हो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, यानी कि उसकी लाइफ डिपेंड करती हो दूसरे को खाने में, जो कि अंदर से दूसरे को खा रहा हो। ऐसे कीड़ों को हम पैरासाइट कहते हैं। बहुत सारी बीमारियां पैरासाइट्स की वजह से होती हैं। तो पैरासाइट अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, दूसरे जानवरों में से लेता है। हम इस तरह से जुओं को भी एक तरह से हम पैरासाइट कह सकते हैं। वो इंसान का खून चूस के उस पर पनपती है, उस पर रहती है, उनका अपना कोई और कोई मकसद नहीं है और कोई फूड सोर्स नहीं है। Okay everyone, welcome to another video. We are doing science first unit working of class 6. आप सबको याद होगा हम कर रहे थे चैप्टर लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। पहली फिल इन द ब्लैंक है द ब्लड सकिंग पैरासाइट्स आर आल्सो नोन एज एक्टोपैरासाइट्स। सो ब्लड सकिंग पैरासाइट्स को एक्टोपैरासाइट भी कहते हैं। एनिमल्स आर कंज्यूमर्स, एनिमल कंज्यूम करते हैं प्लांट्स वगैरह को या दूसरे एनिमल्स को। डेजर्ट्स हैव लो रेनफॉल, जाहिर सी बात है रेगिस्तान में कम बारिश होती है। द स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर एक्टिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल द टाइम, यानी कि स्नेक्स और लिजर्ड्स ये वाले रेप्टाइल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा पूरा साल एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि ना वहाँ ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, बल्कि वहाँ पे क्या है, बारिश ही बारिश है और इनको बहुत खाने को मिलता है वहाँ पे। पॉपुलेशन रेट ऑफ एनिमल्स अप टू 200,000 या 2 मिलियन 20 लाख। ओके, तो ये है एनिमल्स का पॉपुलेशन रेट। अब ट्रू फॉल्स स्टार्ट करते हैं। इन द वर्ल्ड 220,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट। फॉल्स, इससे कहीं ज़्यादा स्पीसीज हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स हैं। मैनी प्रोटिस्ट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये भी फॉल्स है, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, सिंगल सेलुलर होते हैं। There is no existence of predator-prey relationship nowadays. False, because predator-prey relationship, the life cycle is present. Food chain, we कहते हैं जिसे। The giant panda habitat is limited where it obtain its bamboo shoots. True, because panda जो है वो bamboo बांस के shoots खाता है। तो जहाँ बांस होगा वहाँ पांडा मिलेगा आपको। Many fungi are parasitic. True, fungi जो होते हैं वो parasitic होते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स का खून चूसते हैं, मतलब उन पर पलते हैं, उनको बीमार करते हैं। Welcome to another video of class 6 first unit working and the subject is science. As you all remember, we were doing the chapter living things and the environment, and today we are going to
to the only long question answer of this chapter. Okay, तो क्वेश्चन है राइट अबाउट फिजिकल एनवायरनमेंट. फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? तो आंसर है क्लाइमेट. क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सम प्लेसेस आर हॉटर, वेटर और विंडियर देन अदर. सो फिजिकली मौसम जो है वो या तो गर्म होता है या वेट होता है, यानी ज़मीन वाला, बारिश वाला होता है या तेज़ हवाओं वाला होता है. अगली बात है सॉइल के लिए. The type of soil affects which kind of plants and hence which animal live in a certain area. तो मिट्टी किस जगह की कैसी है तो उसी हिसाब से वहाँ पौधे उगते हैं. हर मिट्टी में अलग किस्म के पौधे उगते हैं और जब अलग किस्म के वहाँ पौधे उगते हैं तो अलग अलग किस्म के पौधों को खाने के लिए अलग अलग किस्म के जानवर भी होते हैं. तो इस तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट चीज़ है लाइट. ऑल ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस देयर फूड. यानी कि सबको लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए. टेम्परेचर द हीट रिसीव फ्रॉम द सन हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. ऑब्वियसली सूरज की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता या कम होता है. जहाँ सूरज होता है, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ गर्मी होती है और जहाँ नहीं निकलता वहाँ सर्दी होती है. जहाँ बादल होते हैं वहाँ सर्दी होती है. मौसम खुशगवार रहता है. About water, all living things need water if they are to stay alive. तो तमाम living things को water चाहिए जिंदा रहने के लिए obviously. Acid and alkaline conditions. Acid and alkaline condition of environment decides residence of living organisms. यानी कि एसिडिक और अल्कलीन कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं, यानी कि आप समझ लें कि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कैसा चलता है वहाँ पे, उससे डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह के कीड़े मकोड़े वगैरह पाए जाएंगे. फिर है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज नीडेड बाय मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन. जाहिर सी बात है सांस लेने के लिए सबको ऑक्सीजन चाहिए. अक्सर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए.